यमुना नदी के किनारे बसे हरिपुर गांव में सूरज नाम का एक मछुआरा रहता था। उसकी उम्र कोई 30 से 32 साल रही होगी। सूरज की बीवी का नाम लक्ष्मी था, जो 3 साल पहले मलेरिया की चपेट में आकर चल बसी थी। उसके बाद से सूरज अकेला ही अपना जीवन काट रहा था। गांव वाले बार बार कहते कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन सूरज हमेशा मुस्कुराकर टाल देता। का करूं भैया, लक्ष्मी जैसी कोई मिले तब ना, वो कहता और अपना जाल लेकर नदी की ओर चल देता। तपती दोपहर में भी सूरज नदी किनारे बैठा अपने जाल की मरम्मत कर रहा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके जाल में कुछ भारी अटक गया। सूरज ने सोचा, शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा, लेकिन जाल में मछली नहीं बल्कि एक चमकदार सोने का हार निकला। हार इतना खूबसूरत था कि सूरज की आंखें चौंधिया गई। 9 लड़ों वाला हार, जिसमें लाल हरे रंग के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। बीच में एक बड़ा सा नीलम चमक रहा था। सूरज ने हार को हाथ में लिया तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे बर्फ को छुआ हो। का मिल गया। सूरज ने हार को ध्यान से देखा। इतना महंगा हार कोई कैसे खो देगा। उसने हार को अपनी झोली में छुपा लिया और चारों तरफ देखा। कहीं कोई नजर नहीं आया। उसके मन में ख्याल आया, इस हार को बेचकर तो वो पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। नई नाव खरीद लेगा, एक छोटा सा घर बनवा लेगा। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं सूरज, ये हार किसी का है। हो सकता है किसी की पूरी जमा पूंजी हो, लौटा देना चाहिए। सूरज ने फैसला किया कि वो हार को गांव के मुखिया के पास जमा करा देगा। कोई मालिक आएगा तो उसे लौटा देंगे। उस रात सूरज अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? सूरज ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर से दस्तक हुई, इस बार जोर से। सूरज ने दरवाजा खोला तो सामने एक अद्भुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, आंखें हरी जैसे पन्ने की तरह चमक रही थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो चांदनी की तरह झिलमिला रही थी। गले में किसी हार का निशान था, लेकिन हार नहीं था। कौन हो तुम? सूरज घबरा गया। औरत ने मीठी आवाज में कहा, मैं अपना हार लेने आई हूं। हार? वही जो तुमने आज नदी से निकाला था, 9 लड़ों वाला सोने का हार, औरत ने कहा। सूरज की समझ में नहीं आया कि उसे कैसे पता चला। उसने किसी को तो नहीं बताया था। तुम्हें कैसे पता? सूरज ने संदेह से पूछा। औरत मुस्कुराई। वो हार मेरा है। मैं नदी में नहा रही थी, तभी किसी ने चुरा लिया। तुमने ईमानदारी से उसे रखा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूं। सूरज ने हार निकालकर उसे दिखाया। औरत की आंखें चमक उठी। हां, यही है मेरा हार। लेकिन औरत ने रुककर कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। तुमने इसे बेचने की बजाय लौटाने का फैसला किया, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहती हूं। क्या प्रस्ताव? सूरज ने पूछा। औरत ने कहा, तुम ये हार मुझे लौटा दो, बदले में मैं तुम्हें हर रोज एक मोती दूंगी। असली मोती, जिसे बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। सूरज को विश्वास नहीं हुआ। हर रोज एक मोती? लेकिन काहे? क्योंकि यह हार मेरे लिए अनमोल है। इसकी कीमत किसी पैसे से नहीं आकी जा सकती, और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत भी। औरत ने हार अपने गले में पहन लिया। सूरज सोच में पड़ गया। एक तो हार लौट जाएगा, ऊपर से रोज मोती मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। ठीक है, मैं मान गया, सूरज ने कहा। औरत ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक चमकदार मोती निकाला और सूरज को दिया। यह लो, पहला मोती, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? सूरज ने सतर्क होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, घर संभालूंगी। लेकिन औरत ने गंभीर होकर कहा, तुम कभी भी मेरे बालों में कंघी नहीं करोगे, ना खुद करोगे ना किसी और से करवाओगे। ये मेरी एक और सिर्फ एक शर्त है। सूरज को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, भला बालों में कंघी करने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो वैसे भी किसी की बीवी नहीं, इसीलिए ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मैं वादा करता हूं, सूरज ने कहा। औरत मुस्कुराई और घर के अंदर चली गई। सुबह जब सूरज की नींद खुली तो उसे रसोई से खाना बनने की महक आई। उसने देखा, वह औरत चूल्हे पर पराठे बना रही थी। घर एकदम साफ सुथरा था।
कोने में रखे टूटे फूटे बर्तन चमक रहे थे। उठ गए। औरत ने मुड़कर देखा। नहा धोकर आओ, नाश्ता तैयार है। सूरज चौंका। तुम्हारा नाम क्या है? नागिनी, औरत ने कहा और फिर मुस्कुराई। लेकिन तुम मुझे नागमणि बुला सकते हो। सूरज को नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नहा धोकर आया तो गरमागरम पराठे और गुड़ की चाय तैयार थी। इतना स्वादिष्ट खाना उसने लक्ष्मी के बाद नहीं खाया था। खाना खाने के बाद नागमणि ने फिर से एक मोती दिया। ये लो, आज का मोती, इसे शहर जाकर सुनार को दिखा देना। सूरज ने दोनों मोती लेकर शहर का रुख किया। सुनार ने मोती देखते ही आंखें फाड़ ली। अरे भाई, ये तो असली बसरा मोती है। एक मोती की कीमत कम से कम 5,000 रुपए है, सुनार ने कहा। सूरज के होश उड़ गए। 5,000 रुपए! इतने पैसे तो वह 3 महीने में भी नहीं कमा पाता। उसने दोनों मोती बेच दिए और 10,000 रुपए लेकर घर लौटा। रास्ते में उसने बाजार से अच्छे चावल, दाल, सब्जी, मिठाई और नागमणि के लिए एक सुंदर सी कंघी खरीद ली। घर पहुंचकर जब उसने नागमणि को कंघी दिखाई तो वह चौंक गई। ये क्यों लाए? नागमणि की आवाज में घबराहट थी। तुम्हारे लिए, सोचा तुम अपने बाल संवार लोगी, सूरज ने मासूमियत से कहा। नागमणि ने कंघी को हाथ में लिया और धीरे से बोली, याद रखना सूरज, मैं खुद अपने बालों में कंघी करती हूं, तुम कभी नहीं करोगे। हां, मुझे याद है, सूरज ने कहा। दिन बीतते गए। नागमणि रोज मोती देती रही और सूरज की किस्मत चमकती गई। उसने एक नई लकड़ी की नाव खरीदी, अपनी झोपड़ी का जीर्णोद्धार करवाया और घर में सारी जरूरी चीजें मंगवा ली। गांव वालों की नजर में अब सूरज एक संपन्न मछुआरा बन गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि नागमणि ने उसके अकेलेपन को दूर कर दिया था। वो सुबह उठते ही गर्म चाय बनाकर देती, दोपहर में जब वो नदी से लौटता तो खाना तैयार मिलता और रात को वो उसके लिए मीठे गीत गाती। लेकिन नागमणि के कुछ रहस्यमय व्यवहार भी थे जो सूरज को हैरान करते। वो कभी भी दिन की तेज धूप में बाहर नहीं जाती थी। पूर्णिमा की रात को वो घंटों नदी किनारे बैठी रहती और सबसे अजीब बात, उसकी परछाई कभी कभी सांप की तरह लहराती दिखती। एक दिन सूरज के मन में सवाल उठा, नागमणि, तुम क्या करती है? कहां से आती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? नागमणि ने उदास होकर कहा, मैं बहुत दूर से आई हूं सूरज, वहां जहां इंसानों का राज नहीं बल्कि प्रकृति का राज है। वे इस दुनिया में नहीं है। मतलब? सूरज ने पूछा। कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही बेहतर होता है, नागमणि ने रहस्यमय अंदाज में कहा। एक पुरानी कहावत थी जो सूरज की दादी कहा करती थी, जो मिले वह राम की देन है, जो छिपे वह उसका भेद है। सूरज ने भी नागमणि से ज्यादा सवाल नहीं किए। सूरज की बदली किस्मत और घर में एक रहस्यमय औरत की मौजूदगी गांव में चर्चा का विषय बन गई। चाय की दुकानों पर, हुक्के के धुएं में, खेतों के मेड़ों पर, हर जगह सूरज की कहानी होती। एक दिन गांव के मुखिया राम सिंह सूरज के घर आए। सुनो सूरज बेटा, गांव में तुम्हारी बहुत चर्चा है। लोग कहते हैं तुम्हारे घर में कोई औरत रहती है, क्या बात है? राम सिंह ने पूछा। सूरज ने साफ साफ बता दिया, हम मुखिया जी, नागमणि मेरे घर में रहती है, वह मेरी मदद करती है। लेकिन शादी कब की? राम सिंह ने सवाल किया। अभी नहीं की मुखिया जी, बस यूं ही। सूरज शर्मा गया। राम सिंह गंभीर हो गए। देखो बेटा, ये गांव है, लोग बातें बनाते हैं। अगर वह तुम्हारे घर में रहती है तो उससे शादी कर लो, पर आ जाएगा। सूरज के मन में भी यही विचार आ रहा था। नागमणि उसकी देखभाल मां की तरह करती है, घर बहन की तरह संभालती है, लेकिन रिश्ता कुछ तय नहीं था। उस रात सूरज ने हिम्मत करके नागमणि से पूछा, नागमणि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नागमणि चौंकी। उसकी हरी आंखों में अजीब सी चमक आई। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने धीरे से पूछा। हां, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है, सूरज ने दिल खोल कर कह दिया। नागमणि ने लंबी सांस ली। ठीक है सूरज, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन वही शर्त याद रहेगी, तुम कभी मेरे बालों में कंघी नहीं करोगे, कभी नहीं। मैं वादा करता हूं, सूरज ने खुशी से कहा। अगले महीने पूर्णिमा के दिन सूरज और नागमणि का विवाह हो गया, सादे तरीके से लेकिन पूरी रस्मों के साथ। गांव के लोग भी आए और आशीर्वाद दिया। नागमणि बेहद खूबसूरत लग रही थी, लाल रंग की साड़ी में
माथे पर लाल बिंदी और गले में वही नौलाखा हार। हार की चमक पूर्णिमा के चांद से भी तेज लग रही थी। विवाह के बाद सूरज का जीवन स्वर्ग बन गया। प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। वह अब सिर्फ मोती ही नहीं देती थी, बल्कि सूरज को मछली पकड़ने के नए नए तरीके भी सिखाती। उसकी बताई जगहों पर सूरज को हमेशा ढेर सारी मछलियां मिलती। तुम्हें इतना कैसे पता चलता है? एक दिन सूरज ने हैरानी से पूछा। नागमणि मुस्कुराई। नदी मेरा घर है सूरज, मैं नदी की हर लहर को जानती हूं। सूरज ने उसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन खुश था कि उसकी पत्नी इतनी समझदार है। 6 महीने बीत गए। सूरज अब गांव का सबसे संपन्न मछुआरा बन चुका था। उसने एक पक्का मकान बनवाना शुरू कर दिया। नागमणि भी खुश थी। वो गांव की औरतों के साथ घुल मिल गई थी और सबकी मदद करती थी। लेकिन कुछ लोगों की नजर नागमणि पर खराब थी, खासकर गांव के जमींदार के बेटे जगन की। वो अक्सर नागमणि के पीछे पीछे घूमता और फबिया कसता। एक दिन जगन ने नागमणि को घर के बाहर अकेली देखकर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, नागमणि ने गुस्से से कहा। अरे सुनो तो, तुम इतनी खूबसूरत हो, उस मछुआरे के साथ क्या करोगी? जगन ने बदतमीजी से कहा। नागमणि की आंखों में आग लग गई। उसने जगन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो 10 फीट दूर जा गिरा। जगन घबरा गया और भागकर चला गया, लेकिन उसने मन में बदले की ठान ली। जगन ने अपने पिता जमींदार बलवीर सिंह को सारी बात बताई। बलवीर सिंह एक क्रूर और शक्तिशाली आदमी था। उसने फैसला किया कि नागमणि को सबक सिखाना होगा। उसने गांव में अफवाह फैलवा दी। सूरज की बीवी कोई इंसान नहीं है, वो एक डायन है जो रात को सांप का रूप ले लेती है। शुरुआत में लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जमींदार ने एक तांत्रिक को बुलवाया, जिसने सूरज के घर के सामने कुछ तांत्रिक निशान बनाए और कहा, इस घर में दुष्ट आत्मा रहती है। गांव वालों में डर फैल गया। लोग सूरज से दूरी बनाने लगे, नागमणि को बुरी नजर से देखने लगे। सूरज को बहुत दुख हुआ। उसने नागमणि से कहा, परेशान मत हो, लोग कुछ भी कहे, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। नागमणि की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में अच्छे हो सूरज। लेकिन सूरज ने पूछा, लेकिन क्या? नागमणि ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, नागमणि ने कहा। एक रात सूरज सो रहा था कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने देखा नागमणि छत पर खड़ी चांद की तरफ देख रही है और कुछ अजीब भाषा में बुदबुदा रही है। सूरज धीरे से छत पर गया। नागमणि के पास जाकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नागमणि चौंक गई। मैं बस चांद देख रही थी इतनी रात को। और ये तुम कौन सी भाषा में बात कर रही थी? सूरज ने शंका से पूछा। कुछ नहीं सूरज, बस एक पुरानी प्रार्थना थी। नागमणि ने टालने की कोशिश की। सूरज को लगा नागमणि कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सूरज अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और शरीर में दर्द होने लगा। नागमणि ने उसकी खूब सेवा की, जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर पिलाया, लेकिन सूरज की हालत बिगड़ती गई। गांव के वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने सूरज को देखा और परेशान हो गए। इसे कोई साधारण बीमारी नहीं है, लगता है किसी ने टोना टोटका किया है, वैद्य जी ने कहा। नागमणि समझ गई कि यह जमींदार की करतूत है। उसने रात को चुपचाप घर से निकली और जमींदार की हवेली की तरफ गई। वहां उसने देखा कि तांत्रिक एक हवन कुंड के पास बैठा मंत्र पढ़ रहा है और सूरज के नाम की पुतली में सुई चुभो रहा है। नागमणि की आंखों में गुस्से की लपटें उठी। उसने तांत्रिक के पास जाकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तांत्रिक घबरा गया। तो तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुम डायन कह रहे हो, लेकिन असली डायन तो तुम हो, एक बेकसूर की जान ले रहे हो, नागमणि ने कहा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अरे सुंदरी, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, जमींदार ने पैसे दिए हैं। नागमणि ने हवन कुंड में हाथ डाला और जलती राख को मुट्ठी में भर लिया। आग उसके हाथ को छू भी नहीं रही थी। तांत्रिक के होश उड़ गए। तब तुम कौन हो? नागमणि की आवाज में इतना रोब था कि तांत्रिक कांप उठा। उसने तुरंत पुतली जला दी और टोना तोड़ दिया। नागमणि घर लौटी तो देखा सूरज को बुखार उतर रहा है और वो आराम से सो रहा है। अगली सुबह सूरज की तबीयत बहुत बेहतर थी।
उसने आंखें खोलीं तो देखा नागमणि उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में थकान के निशान थे। तुम रात भर जागी रही? सूरज ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ, तुम्हारी देखभाल करनी थी। नागमणि ने प्यार से उसका माथा सहलाया। सूरज उठकर बैठ गया। उसे अचानक याद आया कि कल रात नागमणि कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नागमणि, मुझे कुछ पूछना है। कहा? कहा, पूछो। नागमणि ने कहा। तुम सच में कौन हो? तुम कहां से आई हो? सूरज ने सीधे सवाल किया। नागमणि चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुछ सच इतने भारी होते हैं जरूर सूरज, कि उन्हें कहना मुश्किल हो जाता है। मैं सुनना चाहता हूं, चाहे सच कितना भी कड़वा हो। सूरज ने जिद की। नागमणि ने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं नागलोक से हूं सूरज। मेरे पिता उस लोक के राजा थे। वो नौलखा हार जो तुमने नदी से निकाला था, वो हमारे खानदान का खजाना है। सैकड़ों साल पुराना। मेरी मां ने मरते समय मुझे वो हार दिया था। एक दिन मैं नदी में नहा रही थी, तभी कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला किया। मैं बच तो गई, लेकिन हार नदी में गिर गया। सूरज सुनता रहा, अवाक। नागमणि आगे बोली, बिना उस हार के मैं अधूरी हूं। वो हार मेरी शक्ति का स्रोत है। जब तुमने ईमानदारी से वो हार मुझे लौटाया, मैं समझ गई कि तुम अलग हो। तुम्हारे जैसे दयालु इंसान मुझे पहले कभी नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। तो तुम सांप हो? सूरज ने घबराकर पूछा। नागमणि मुस्कुराई। मैं इच्छाधारी नागिन हूं। मैं जब चाहूं इंसान बन सकती हो, जब चाहूं सांप। प्यार करना, ये सच है सूरज। मैंने सच में तुमसे प्यार कर लिया है। सूरज के दिमाग में तूफान चल रहा था। उसकी पत्नी एक नागिन है, लेकिन फिर उसे याद आया नागमणि ने उसके लिए क्या क्या किया है। उसकी देखभाल, उसका प्यार, उसकी सेवा, सब कुछ सच्चा था। तो वो शर्त, बालों में कंघी ना करने की शर्त, उसका क्या मतलब था? सूरज ने पूछा। नागमणि गंभीर हो गई। मेरे बाल मेरी असली पहचान छुपाते हैं। अगर कोई मेरे बालों को अलग करके देखे या कंघी करे, तो उसे मेरी खोपड़ी में छोटे छोटे सफेद शल्क दिखाई देंगे। वो मेरी नागिन पहचान का प्रमाण है। उस दिन अगर कोई मेरे बाल सुलझाएगा, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मुझे नागलोक लौटना पड़ेगा, हमेशा के लिए। सूरज को झटका लगा, इसलिए नागमणि बार बार ये शर्त दोहराती थी। लेकिन मैं तुम्हारे बालों में कंघी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं, सूरज ने दृढ़ता से कहा। नागमणि की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे डरे नहीं? डरूं क्यों? तुमने मेरा बुरा कब किया? तुम नागिन हो या परी, मेरे लिए तुम बस नागमणि हो, मेरी पत्नी। सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नागमणि ने सूरज को गले लगा लिया और खूब रोई। सच जानने के बाद भी सूरज का व्यवहार नागमणि के प्रति नहीं बदला, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा सावधान रहने लगा कि कहीं गलती से भी नागमणि की शर्त ना टूट जाए। गांव में भी अब शांति थी। जमींदार और तांत्रिक दोनों डर गए थे। किसी ने सूरज या नागमणि को फिर परेशान नहीं किया। धीरे धीरे महीने बीतते गए। सूरज का पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। उसमें 3 कमरे थे, एक बड़ा आंगन था और छत पर एक छोटा सा बगीचा भी बनवाया था। एक दिन नागमणि ने सूरज को खुशखबरी दी। सूरज, मैं मां बनने वाली हूं। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगा, गाने लगा। उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। गांव वाले भी खुश हुए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि नागमणि कोई डायन नहीं, बल्कि एक साधारण और अच्छी औरत है। 9 महीने बाद नागमणि ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा एकदम स्वस्थ और सुंदर था। सूरज ने उसका नाम नागेश रखा। ये नाम क्यों? नागमणि ने पूछा। नागों के और मनुष्यों के राजा का बेटा है, सूरज ने प्यार से कहा। नागमणि मुस्कुराई। बच्चे के आने से घर में और भी रौनक आ गई। सूरज अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। नागमणि भी अपने बेटे की देखभाल में लग गई। 3 साल बीत गए। नागेश अब दौड़ने भागने लगा था। वो बहुत शरारती था और बाकी बच्चों से अलग था। उसकी आंखें मां की तरह हरी थीं और बाल घुंघराले। एक दिन की बात है, सूरज नदी से मछली पकड़कर लौट रहा था। घर पहुंचा तो देखा नागमणि सो रही थी और नागेश उसके पास खेल रहा था। नागमणि के लंबे बाल बिखरे हुए थे और उनमें उलझन आ गई थी। सूरज ने सोचा
बेचारी थकी हुई है, क्यों ना मैं उसके बालों को सुलझा दूं। उसे एक पल के लिए शर्त याद आई, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे इतने साल हो गए, अब तो हम पति पत्नी हैं, बच्चा भी हो गया, इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा। यह सोचकर सूरज ने नागमणि की कंघी उठाई और धीरे से उसके बालों में फेरने लगा। कंघी बालों में फिरते ही नागमणि की आंख खुल गई। उसने देखा सूरज उसके बालों में कंघी कर रहा है। एक पल के लिए समय ठहर सा गया। यह तुमने क्या किया? नागमणि की आवाज में दर्द था। सूरज चौंक गया। मैं तो बस। तुमने शर्त तोड़ दी, तुमने मेरे बालों में कंघी कर दी। नागमणि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन नागमणि, मैंने तो सोचा कि अब हम। सूरज घबरा गया। अचानक नागमणि के शरीर में झटके आने लगे। उसकी त्वचा पर चमकदार शल्क उभरने लगे। उसकी हरी आंखें और भी चमकदार हो गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, सूरज चीखा। नागमणि ने कष्ट से कहा, सूरज, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन नियम नियम होते हैं, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सूरज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नागमणि का शरीर अब तेजी से बदल रहा था। उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। उसका शरीर सांप का रूप लेने लगा। नागेश को अच्छी परवरिश देना, उसे बताना कि उसकी मां उससे बहुत प्यार करती थी। नागमणि की आवाज अब धीमी होती जा रही थी। नहीं नागमणि, प्लीज मत जाओ। सूरज रोने लगा। छोटा नागेश भी रोने लगा। कहां जा रही हो? नागमणि पूरी तरह सांप बन चुकी थी, एक सुंदर चमकदार हरे रंग की नागिन। उसने एक बार सूरज और नागेश को देखा। उसकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। फिर वो तेजी से खिड़की से बाहर निकली और नदी की तरफ बढ़ गई। सूरज भागकर उसके पीछे गया। नदी किनारे पहुंचा तो देखा नागमणि पानी में जा रही है। नागमणि, रुको, कम से कम एक बार मुड़कर तो देखो, सूरज चीखा। नागिन एक पल के लिए रुकी। उसने मुड़कर सूरज को देखा, फिर पानी में गोता लगा दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए। सूरज वही नदी किनारे बैठकर रोता रहा। नागेश भी रोता रहा। उस दिन के बाद सूरज टूट गया। उसने हर जगह नागमणि को खोजा, नदी में, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह, लेकिन नागमणि का कोई पता नहीं चला। रोज मोती भी आना बंद हो गया। वो सुख समृद्धि भी धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन सूरज को इन सब की परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी नागमणि चाहिए थी। नागेश रोज पूछता, बाबा, मां कब आएगी? सूरज के पास कोई जवाब नहीं होता। गांव की औरतें नागेश की देखभाल में मदद करने लगी, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने सूरज की कहानी सुनी और कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। नागलोक के नियम बहुत सख्त होते हैं। जब उन्होंने शर्त रखी थी तो वह मजाक नहीं था। लेकिन बाबा, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं उसे वापस नहीं ला सकता? सूरज ने आशा भरी नजरों से पूछा। साधु ने सिर हिलाया। नागलोक में जाना आसान नहीं है, और अगर गए भी तो वापस आना और भी मुश्किल है। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, पूर्णिमा की रात को नदी किनारे जाओ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो शायद नागमणि एक बार तुमसे मिलने आए, साधु ने कहा। सूरज को आशा की एक किरण दिखी। पूर्णिमा की रात आई। सूरज ने नागेश को गांव की एक बुजुर्ग औरत के पास छोड़कर नदी किनारे पहुंचा। चांद पूरा चमक रहा था। नदी की लहरें चांदी की तरह झिलमिला रही थी। सूरज वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आधी रात के बाद अचानक पानी में हलचल हुई। एक चमकदार हरी नागिन पानी से बाहर निकली और किनारे आई। वो नागमणि थी। नागमणि, सूरज दौड़कर उसके पास गया। नागिन ने फिर से अपना मानव रूप ले लिया। नागमणि फिर से उसी सुंदर औरत के रूप में थी, लेकिन अब उसकी आंखों में उदासी थी। सूरज, तुम यहां क्यों आए? नागमणि ने दुख से पूछा। तुम्हें वापस लेने। प्लीज मेरे साथ चलो। नागेश तुम्हें बहुत याद करता है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। सूरज ने हाथ जोड़ दिए। नागमणि ने सिर हिलाया। मैं वापस नहीं आ सकती सूरज। नागलोक के नियम बहुत सख्त है। एक बार शर्त टूट गई तो खत्म। तो क्या मैं तुम्हारे साथ नागलोक चल सकता हूं? सूरज ने पूछा। नहीं सूरज, वहां इंसान नहीं रह सकते। और नागेश का क्या होगा? नागमणि ने कहा। सूरज चुप रहा। वो जानता था नागमणि सही कह रही है।
नागमणि ने आगे कहा, सुनो सूरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। वो समय जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया वह मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जीते हैं। सूरज रोने लगा। नागमणि ने उसका हाथ पकड़ा। सूरज, नागेश की अच्छी परवरिश करना, उसमें मेरी निशानी है। मैं दूर से हमेशा तुम दोनों की देखभाल करूंगी। जब भी तुम मुसीबत में होगे मैं मदद करूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। उसने अपने गले से वो नौलखा हार उतारा और सूरज को दिया। ये लो, इसे बेचकर नागेश की पढ़ाई लिखाई करवाना, उसे बड़ा आदमी बनाना। नहीं नागमणि, ये हार तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, सूरज ने कहा। मेरी असली शक्ति तुम्हारा और नागेश का प्यार है। ये हार अब तुम्हारा है, नागमणि ने कहा। फिर उसने सूरज को गले लगाया। आखिरी बार अलविदा सूरज, हमेशा खुश रहना, कहकर नागमणि फिर से नागिन बन गई और पानी में कूद गई। सूरज चीखा, नागमणि, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नागमणि जा चुकी थी, इस बार हमेशा के लिए। 20 साल बीत गए। नागेश अब एक जवान युवक बन चुका था। उसने अच्छी पढ़ाई की और शहर में एक अच्छी नौकरी पाली, लेकिन वो अपनी मां को कभी नहीं भूला। सूरज अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन वो अभी भी रोज नदी किनारे जाता और देर तक बैठा रहता। उम्मीद है कि एक बार फिर नागमणि दिख जाए। कभी कभी रात को उसे लगता कि नदी की लहरों में नागमणि की परछाई दिख रही है। कभी कभी हवा में उसकी खुशबू महसूस होती। एक दिन नागेश ने पूछा, बाबा, क्या मां कभी वापस आएगी? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी मां कभी गई ही नहीं। वो हमारी हर सांस में है, हर याद में है। देखो, नदी की लहरों में उसकी मुस्कान है, हवा के झोंके में उसका प्यार है, और तेरी हरी आंखों में उसकी छवि है। नागेश ने बाप का हाथ पकड़ लिया। दोनों चुपचाप नदी को देखते रहे। दूर पानी की गहराइयों में एक हरी चमक थी। शायद नागमणि थी, शायद सिर्फ चांद का प्रतिबिंब था। लेकिन सूरज जानता था, प्यार कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदल लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।